मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपका दिन अच्छा गुजरे और उसके साथ साथ इस भी उम्मीद के साथ कि आपका वीक अच्छा गुजरा है। आपको एक बार फिर हम खुश आमदीद कहते हैं और आज के दिन के लिए भी हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि अल्लाह करे आज का दिन आपकी मंशा के मुताबिक गुजरे, आपके लिए अच्छा हो, रहमतों और बरकतों भरा हो। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, जुम्मे को ये बताना ज़रूरी होता है कि आज के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने की बहुत फजीलत है। कोशिश कीजिए अगर आप फारिग औकात में पढ़ते रहें तो अच्छा होगा। खैर जी, मुल्क की सियासी सूरत हाल के अंदर ऑफ एंड ऑन हम बात तो करते रहते हैं। यूजुअली वी जस्ट ट्राई टू स्टार्ट आवर शो विद सम लाइटर काइंड ऑफ स्टोरीज, बट रात को जो लोग जाग रहे थे, आई वाज अबाउट टू स्लीप एंड देन आई गॉट अ मैसेज कि जी रात को नोटिफिकेशन जारी हो गया और डी नोटिफाई कर दिया गया पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसके वजीर आला साहब को। और ये अमल एक दिन पहले होना था, उम्मीद ये की जा रही थी, लेकिन फिर नहीं हुआ। खबरें ये आई कि शायद रोक दिया गया है। जो वकला हैं उन्होंने रोका है गवर्नर को ऐसा करने से, लेकिन रात को एक लंबा चौड़ा लेटर निकला जो आपकी स्क्रीन पर भी है, जिसके बाद चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया गया और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यकीन है कि वजीर आला को अरकान असम्बली की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं है। इस नोटिफिकेशन के बाद पंजाब काबीना खत्म हो गई है और नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज इलाही नए कायदे ऐवान के इंतखाब तक ओहदे पर अपना काम जारी रखेंगे। वाज़ेह है कि गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा था और परवेज इलाही ने मुकर्रर दिन और वक्त पर एतमाद का वोट लेने से गुरेज किया था। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का रद्द अमल भी इस नोटिफिकेशन पे सामने आया है और उन्होंने कहा है, ऐलान किया है कि गवर्नर पंजाब के इस इकदाम के खिलाफ हम अदालत में जाएंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम नोटिफिकेशन को नहीं मानते, ये गैर आईनी है। और इस हवाले से भी मजीद मुख्तलिफ रहनुमाओं की स्टेटमेंट फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दी, परवेज इलाही साहब ने सेल्फ स्टेटमेंट दी, जो वकला हैं मुख्तलिफ वो भी तहरीक इंसाफ के वो भी इस हवाले से स्टेटमेंट दे रहे हैं। और कुछ सीनियर तजियाकारों का भी ये कहना है कि शायद ये गवर्नर का इकदाम अदालत इसको ऑनर ना करे और शायद ये रिवर्ट हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब फिर ये भी है ना कि अदालत अगर इसको रिवर्ट करती है तो अदालत ये कहेगी कि ठीक है वो इकदाम ठीक नहीं है, लेकिन आप एतमाद का वोट तो लें, जो कि तो प्रोगेटिव है बहरहाल गवर्नर का कि वो कह सकते हैं। तो फिर इसमें नंबर्स पूरे करने 186 का नंबर पूरा करना बहुत जरूरी होगा सीएम के लिए। खैर, हम तज्जिए पे नहीं जाते, खबर हमने आपको दे दी है। तज्जिए के लिए हमारे साथ रमीज अहमद खान मौजूद है, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, आप इनको जानते हैं, ट्रिब्यून से इनका ताल्लुक है और इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि ये सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। फॉर्मल वेलकम, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए हमारे साथ। इसके साथ साथ नदीम हमारे साथ, नदीम चौधरी मौजूद है ऑन फील्ड, उनसे जरा हम ऑन ग्राउंड सिचुएशन ले लेते हैं। एज यूजुअल नदीम, हम कहते हैं कि टेम्परेचर लाहौर का 2 दिन से जूजू बढ़ रहा है, जूजू यहाँ पे धुंध बढ़ रही है, सियासी धुंध में भी इजाफा हो रहा है और पॉलिटिकल टेम्परेचर है कि वो कम होके नहीं दे रहा है। रात को ये एकदम से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसका इस मॉर्निंग पे क्या इंपैक्ट है, ताज़ा तरीन क्या है आपके पास हमें बताने के लिए? बहुत शुक्रिया इमरान, बिल्कुल आपने हकीकत में ऐसे ठीक ही कहा कि जिस तरह से दर्जा हरारत नीचे गिर रहा है, सियासी जो टेम्परेचर है वो मुसलसल बढ़ रहा है। आज सारा दिन यकीनी तौर के ऊपर अदालती जो राहदारियां हैं उनके अंदर सियासी जमातों का वक्त गुजरेगा और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे जो सियासी मामलात हैं जो कि ईवानों के अंदर हल होने चाहिए वो अब अदालती राहदारियों के अंदर, अदालतों के कमरों के अंदर हल होंगे। रात को 12 बजे के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन इसके ऊपर जो तारीख दर्ज है वो गुज़श्ता रोज़ की है और उसके ऊपर जो वक्त दर्ज है वो कल दोपहर 4 बजे का। ये बिल्कुल वही वक्त है 24 घंटे बाद का, जब जिससे 24 घंटे पहले वज़ीर आला को इत्मीनान का वोट लेने के लिए गवर्नर की जानिब से कहा गया था। कल मुस्लिम लीग नून की क़यादत का तकरीबन 12 से 13 घंटे तवील इजलास हुआ। पहले राना सनाउल्लाह ने गवर्नर पंजाब से तफसीली मुलाकात की, उसके बाद दोपहर 1 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह ताड़र, मलक अहमद खान समेत बाकी जो क़यादत है वो तमाम की तमाम सर जोड़े बैठी रही और इस एक नुक्ते के ऊपर कि डी नोटिफाई किया जाए या ना किया जाए। तो इतने तवील इजलास के बाद जिसके अंदर आईनी व कानूनी माहिरीन की जो मशावरत है उसको भी शामिल किया गया, तो उसके बाद हतमी तौर पर यह फैसला किया गया कि गवर्नर वज़ीर आला को डी नोटिफाई करेंगे और उसका जो नोटिफिकेशन है वो रात को तकरीबन 12:30 बजे जारी कर दिया गया। उसके फौरी बाद पीटीआई ने जो रद्द अमल दिया है, पीटीआई की जानिब से जो कहा गया है वो भी किसी हद तक वैलिड पॉइंट इसलिए लगते हैं कि उसमें यह कहा गया है कि आइन में ये लिखा है कि गवर्नर एतमाद का वोट लेने का वज़ीर आला को सिर्फ उस वक्त कह सकते हैं जब उन्हें बिल्कुल मुसद्दिका उनके पास ये इतलात हो, वो सेटिस्फाइड हो। सेटिस्फाइड का लफ्ज़ आइन के अंदर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि गवर्नर सेटिस्फाइड हो कि वज़ीर आला को ऐवान की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं रहा। वो जो गवर्नर ने खत लिखा था, वज़ीर आला को मरासला लिखा था, उनमें जो 3 बातें लिखी गई थी उनमें
दो बातें जो हैं वो बिल्कुल पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, जिनमें ख्याल अहमद कासरो जिनको सूबाई वजीर बनाया गया तो इमरान खान ने उससे लाइलमी का इजहार किया। इससे पीटीआई वाले कहते हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसका आइन से या गवर्नर की सेटिस्फेक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है। और उसके साथ साथ ये कहा गया था कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि 99% अराकीन ये चाहते हैं कि असेंबली ना टूटे। तो ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इसका भी गवर्नर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये पीटीआई वालों का अपना मौकफ है, नून लीग वालों का अपना मौकफ है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, क्योंकि रमीज भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के। रमीज, जिस तरह से अभी नदीम ने भी बताया कि नोटिफिकेशन रात 12 बजे के बाद जारी किया गया, उस पर तारीख लिखी गई और कहा गया है गवर्नर की इस नोटिफिकेशन में कि जो वजीर आला है वो एतमाद का वोट या अक्सरियत उनके साथ नहीं है। तो ये जो डी नोटिफाई करने का मामला है और अब जो तहरीक इंसाफ ने अदालत में जाने का फैसला किया, आपको लगता है कि इसमें जो कानूनी एस्पेक्ट देखा जाए तो उनको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी या लेवरेज मिल सकता है? देखिए जी, दो इसमें बुनियादी बातें हैं। एक जो रात नोटिफिकेशन निकला उसके अंदर रूल्स ऑफ प्रोसीजर का हवाला दिया गया 22/7। जो 22/7 है वो ये कहता है कि डी नोटिफाई करने के लिए अगर तो चीफ मिनिस्टर या तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से भाग रहे हो या उन्होंने ना लिया हो, इन आइदर ऑफ द केसेस ये अभी मैटर हुआ नहीं। अभी तो सारी की सारी जिम्मेदारी स्पीकर की है। और जिस तरह हमने लास्ट लेटर जो गवर्नर ने लिखा वो बुनियादी तौर पे स्पीकर को चार्जशीट किया था। तो ये किस तरह मुमकिन है कि एक लेटर में आप पहले स्पीकर को चार्जशीट कर रहे हैं और उसके बाद उसी जुर्म के पादाश में आप चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई कर रहे हैं? ये तो बुनियादी नुकता है। उसके साथ जो सप्लीमेंट्री चीज है जो मेरे ख्याल कोर्ट मद्देनजर रखेगी वो ये है कि ये किस तरह मुमकिन है कि आर्टिकल 130 सबसेक्शन 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको आप इतना विली इस्तेमाल कर लें। देखिए उसमें कोई टाइम फ्रेम गिवन नहीं है। एक दो चीज जो गवर्नर का प्रेरोगेटिव है वो ये है कि वो चीफ मिनिस्टर को ये भी कह सकता है जनाब आप 3 घंटे या 4 घंटे बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, उनको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर अपना वो विजडम अप्लाई 10 दिन वाला फैक्टर तो खत्म हो गया। नहीं, लेकिन उनको विजडम अप्लाई करना चाहिए था। ये विजडम इसलिए अप्लाई करना चाहिए था कि वही रूल्स ऑफ प्रोसीजर का मैं दोबारा हवाला दूंगा 1997 के, जिसके तहत पंजाब असेंबली फंक्शन करती है। उसमें अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें तो उसमें मिनिमम 10 और मैक्सिमम 7 दिन का टाइम गिवन है फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और वो टाइम इसलिए गिवन है ताकि अगर आपके कुछ एमपीएस बाहर हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ आउट ऑफ प्रोविंस है, तो वापस आ जाए, अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर लें। और अगर इसी तरह से जिस तरह से गवर्नर साहब ने ये इख्तियार अप्लाई किया है, इस तरह से तो हर सूबे का गवर्नर अगर उसकी चीफ मिनिस्टर से नहीं बनती होगी तो वो गिनने बैठ जाएगा कि अच्छा इनके बंदे यहाँ पे हैं या नहीं है। जिस तरह बंदे इधर उधर हुए उसको फौरन बोले भाई अगले दिन तुम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, ये तो तमाशा लग जाएगा। तो इस तरीके से अलाउ नहीं किया जा सकता। इसमें एक मंजूर भट्टू साहब का केस भी है जो 1997 का ही केस है, जिसके हवाले से बहरहाल गवर्नर साहब ये कहते हैं कि चूंकि उसके अंदर सस्पेंशन थी और इसके अंदर सस्पेंशन नहीं है, तो ये वाले मामले के अंदर कि वहां पे चीफ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो क्या था, ये तब मारूजी हालात क्या थे और अब मारूजी हालात क्या हैं, ये गालबन दैट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड। क्योंकि यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो है मुस्तफा इंपेक्स केस, जिसको सारी गवर्नमेंट कोर्ट करेंगी, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो चीफ मिनिस्टर हो, और वो ये डिक्लेयर करता है कि जो गवर्नमेंट है वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वो कैबिनेट होती है। तो इस केस को चूंकि सारे कोर्ट करते हैं, इसमें कोई खदोखाल नहीं मेंशन किया जाता कि तब ये वाला मामला था या वो वाला मामला था। तो मेरा ख्याल है कोर्ट जब एक फैसला दे देती है तो वो एक लीगल जूरिस्प्रूडेंस बन जाती है। और यहां पे भी वो 10 दिन का जो विजडम है, जो टाइम है, वो दे देते हैं। तो शायद गवर्नर साहब जो है अपने एंड से ये जो इल्जाम अब लग रहा है कि गवर्नर ने अपने ऑफिस को इस्तेमाल किया है फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, वो ना लगता। तो जो जिस डर की वजह से ये इमीडिएटली किया गया है, वो डर ये था कि कहीं असेंबली ना टूट जाए, राइट? देखिए 23 को इन केस अगर वो 10 दिन का टाइम मिल जाता तो देन ये जो 23 जो तारीख थी, इसमें असेंबली तोड़ने का किस हद तक एहतमाल मौजूद था? देखिए जी, जो गवर्नर साहब ने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का बोला है, जो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली है, इसको आपको पहले एक समझने की चीज ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कोई हद अप्लाई नहीं करती है। अगर गवर्नर साहब ने कह दिया कि आपने असेंबली डिसॉल्व करनी है, उससे पहले आप अगर गवर्नर साहब ने कह दिया कि आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है तो उससे पहले आप असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। कोई कॉन्स्टिट्यूशन हद इस पे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हद है नो कॉन्फिडेंस के ऊपर। अगर असेंबली में 20% लोग एक लेटर जमा करा देते हैं नो कॉन्फिडेंस के लिए, तब चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए ये दोनों पैंतरे इकट्ठे खेले गए हैं ताकि एक तरफ से उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए पुश किया जाए, दूसरी तरफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत डिसोल्यूशन रोका जाए। कहीं पे ऐसा है कि जैसे टेक्निकली चीजें आप बता रहे हैं, बहुत सारे माहिर कानूनदान मौजूद हैं, अहमद खान जैसे लोग मौजूद हैं, मलिक अहमद खान जैसे पीएमएलएन के अंदर, पीपल्स पार्टी में भी हैं, तो उनके जहन में भी सारी बातें हो, लेकिन चूंकि मकसद टाइम गेन करना था, मकसद इस चीज को प्रोलॉन्ग करना था, जैसे कि कल फिर सिफ्तान खान ने कहा भी कि अब ये जनवरी तक तो असेंबली कहीं नहीं जा रही, और लग भी रहा है कि कहीं नहीं जा रही, तो उसमें नून लीग बहरहाल कामयाब हुई है कि टाइम गेन कर लिया, फिर अदालत चाहे जो भी फैसला करे इसके बाद, क्योंकि वक्ती तौर पर वो तो यही चाहते थे ना, असेंबली ना टूटे, असेंबली बरकरार। देखिए बात यह है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर।
अगर इसको हमने बिल्कुल वॉर बना के खेलना है तो फिर ठीक है, और अगर हमने इसको पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी के एक तनाजुर में देखकर आगे चलना है तो फिर तो मेरा ख्याल थोड़ी ज्यादती इसलिए हुई है कि राइट फ्रॉम द गेट गो ये फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ ज्यादती कर रही है। नॉट दैट हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, हमारी सिंपैथीज के साथ हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट खासी एम्पावर्ड है। पहले हमने देखा कि इसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आपने ऑन द इशू ऑफ चीफ सेक्रेटरी खराब किया। चीफ सेक्रेटरी साहब ने सितंबर में जाना चाहा, आपने नहीं भेजने दिया, फिर आपने उनका परसों नोटिफिकेशन किया जब आपको पता था कि वी नीड आवर ओन मैन, या एटलीस्ट हमें अब्दुल्ला सुंबल को अपना आदमी बना के यहां पे 3 महीने पहले लिख के दे दिया था कि मैं सितंबर में। फिर नवंबर में आपके आईजी साहब का भी यही मामला हुआ। उन्होंने कहा वजीर साहब ने एपिसोड के अंदर जब उनको एफआईआर नहीं कराने दी गई और कैबिनेट ने उनके खिलाफ एक रूलिंग दी तो फिर आईजी साहब ने कहा कि मुझे जाने दिया जाए, और फिर आईजी साहब को नहीं भेजा गया, और फिर वही एक और आईजी हमने परसों देखा कि आपने आईजी लगा दिया। अच्छा, यहां तक मामला ठीक है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेट्स है, फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं। यहां पे लिंक रोड पे एक प्लाजा गिरता है, उसके अंदर भी ऐसे पीएम अता मोहम्मद ताडर साहब कहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से इंक्वायरी करवाएंगे। तो सवाल यह है कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन या फेडरल गवर्नमेंट किस हद तक जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डोमेन है उस पर इंग्रेस करना चाहता है। ये ज्यादती भी है, ये गलत भी है, ये 18 अमेंडमेंट के मुनाफी भी है। और जहां तक बात प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को अगर आप इस तरह से हाईजैक करने बैठ जाएंगे तो फिर तो कोई प्रोविंस काम नहीं करेगा। अच्छा रमीज, अभी जिससे आपने खुद भी कहा कि अदालत अब इस तौर पे आज चूंकि पीटीआई ने भी कंसल्ट करने का फैसला किया है, सो व्हाट डू यू थिंक इस सारी सिचुएशन में जो वजीर आला पंजाब हैं जो इस नोटिफिकेशन के को बिल्कुल नहीं मान रहे, उनकी क्या स्टेटस होगा, और साथ साथ जो पंजाब काबीना है वो नए इंतखाबात तक इस सारी सिचुएशन में अपना काम कर सकती है? देखिए, इसमें भी दो बातें हैं, हर चीज में दो बातें निकल रही हैं, और उसमें यह है कि सबसे पहले जो इन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी लगाए हैं उन्होंने रातों रात एक नोटिफिकेशन किया है जिसमें उन्होंने कैबिनेट को डीनोटिफाई कर दिया है। अब टेक्निकली एंड लीगली स्पीकिंग अब ये फॉर्मर सीएम है, ये सीएम नहीं है, जिस तरह से हमने रात को नोटिफिकेशन देखा और सारे मीडिया में इसकी खबरें फ्लैश भी कराई गई हैं। तो ये तो है मामला नंबर एक। मामला नंबर दो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ नेचुरली इसको चैलेंज करेगी और चाहेंगे इसके खिलाफ स्टे लें, और इसके बाद वो क्या चाहेंगे, इसके बाद वो चाहेंगे कि हमें पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ ऑपोजिशन को ले जाने दिया जाए, क्योंकि देखिए डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में असेंबलीज इन सेशन है, आप असेंबलीज के अंदर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल कर चुके हैं। अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को प्रूव कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली चीफ मिनिस्टर खत्म हो जाता है, फिर आपको उधर जाने की जरूरत क्या है, ये आपको गवर्नर से एक हमला कराने की जरूरत क्या थी? अननेसेसरी हमला है, और जिस तरह मैंने पहले बोला इससे वफाक और प्रोविंस के दरमियान जो ये खिंचातानी की टसल है ये मजीद बढ़ जाएगी, बुरी रवायत है, कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, बुरी रवायत है। ठीक है, अच्छा नदीम जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, हम नदीम से भी बात करेंगे क्योंकि आज कैबिनेट का इजलास भी था। दूसरी जानिब अजहर सिद्दीक साहब सीनियर कानूनदान है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा इस हवाले से जानते हैं। अजहर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। मैंने आपका तजिया सोच टीवी चैनल्स के ऊपर जो आप बात कर रहे थे, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे नाजरीन के लिए, एक तो ये कि हमारे साथ रमीज हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये एक किस्म की मुदाखलत है जो इख्तियारात हासिल हैं सूबाई असेंबली को, और दूसरी जानिब जो सूरत हाल बन रही है जो कानूनी तौर पर आईनी तौर पर अच्छी सूरत हाल नहीं है। हमारा राब्ता मुनक़ता, चले हम दोबारा कनेक्ट करते हैं और फिर हम वापस आते हैं। नदीम, अभी चूंकि आज इजलास होना भी है, इस हवाले से जो आपने अभी पहले मेंशन भी किया कि कल पंजाब असेंबली के इजलास के हवाले से सफ्तान खान ने भी कहा कि ये मामला जनवरी तक जाएगा, और अगर लग रहा है किसी को कि कल असेंबलियां तहरील हो जाएंगी तो ऐसा नहीं होगा। सो मजीद आप इस हवाले से क्या बता सकते हैं? बिल्कुल, आज दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब पंजाब असेंबली का ये इजलास होना है, चूंकि जो तहरीके अज़्म एतमाद जमा करवाई गई है वो असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई गई है। अब उसको बाकायदा तौर पर ईवान के अंदर टेबल होना है, और आज मुस्लिम लीग नून के अराकीन अगर यहाँ पर पहुँचेंगे तो सफ्तान खान जो कि स्पीकर हैं वो उनको टेबल करने की इजाज़त देंगे। अगर मुस्लिम लीग नून के अराकीन यहाँ पर ना पहुँचे और उन्होंने अगर टेबल ना की तो ये तहरीक अदम एतमाद को स्पीकर फौरी तौर पर रद्द भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कानूनी तरीकाकार है। जब भी कोई तहरीक अदम एतमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई जाती है तो उसके बाद उसको जो जमा करवाने वाले, उसके ऊपर दस्तखत करवाने वाले होते हैं, वो लोग उसको बाकायदा तौर पे ईवान में खड़े होकर वोट देकर उसको ईवान के अंदर बाकायदा टेबल करते हैं। तो आज वो दिन है जब इसको टेबल किया जाना है, फिर उसके ऊपर बहस होनी है, फिर उसके ऊपर वोटिंग होनी है। तो अगर आज मुस्लिम लीग नून के अराकीन वहां पर आते ही नहीं है तो स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि स्पीकर ये प्ली ले सकते हैं, और ये मिसाल गुज़श्ता दिनों की मौजूद है। जब स्पीकर थे परवेज इलाही तो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई थी, तो वक्त मुकर्रर था दोपहर 2 बजे का, 5 बजे तक इजलास शुरू नहीं हुआ था। तो स्पीकर जो कि उस वक्त पैनल ऑफ चेयरमैन थे, उन्होंने ऐलान किया कि जो इसके मुहर्रिक हैं, जिन्होंने ये तहरीक अदम एतमाद परवेज इलाही के खिलाफ जमा करवाई है, वो आए और इसके ऊपर बहस शुरू करें। तो कोई भी रुकन मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का या अपोजिशन इत्तेहाद का वहां पर मौजूद नहीं था।
तो उस वक्त के जो स्पीकर थे उन्होंने फौरी तौर के ऊपर उस तहरीक को मुस्तरद कर दिया था। लेकिन ये बात की बात है कि मुस्लिम लीग नून ने आधे घंटे के बाद ही दोबारा एक और तहरीक अदम उनके खिलाफ जमा करवा दी थी। तो आज ये सूरत हाल है कि जब दोपहर 2 बजे इजलास होगा, अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून ने तो गुज़श्ता रोज ये कहा है कि चूंकि अब कैबिनेट रही नहीं, वजीर आला रहे नहीं, तो तहरीक अदम इत्मीनान का जो जवाब है वो खत्म हो गया है। अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून वाले आज ईवान में आते हैं या नहीं। लेकिन तहरीक इंसाफ की अपनी ये हिकमत अमली है कि अगर नून लीग वाले ना आए तो वो तहरीक अदम इत्मीनान को मुस्तरद करार दे देंगे। ठीक है रमीज, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जो इस वक्त नदीम रिपोर्ट करें कि कैबिनेट का 2 बजे इजलास है और 20 सरकार ने आके बहरहाल टेबल करनी है इजलास के अंदर जो तहरीक अदम इत्मीनान है। अगर वो नहीं करते तो स्पीकर इसको वैसे ही उड़ा देंगे कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन उसके बाद की हिकमत अमली तहरीक इंसाफ की क्या इन्होंने की, एक तो ये कि क्या वाकई फिजिकली आज दोबारा मैं जानना चाहूंगा, आप मुझे क्या बता रहे हैं? नदीम साहब ने ये बताया हमें कि अगर आज 2 बजे के इजलास के अंदर इस जो तहरीक अदम इत्मीनान है इसको टेबल नहीं किया जाता नून लीग के अरकान की जानिब से, तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी नहीं, उनका ये बताना है। और दूसरी जानिब अगर इसको टेबल किया जाता है तो ये नफी है उसी नोटिफिकेशन की जो गवर्नर ने निकाला है, क्योंकि उसके उनके मुताबिक तो सीएम और कैबिनेट एग्जिस्ट ही नहीं करे। तो इसमें टेक्निकली क्या है? बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग के 7 दिन की खत्म मुकर्रर है आर्टिकल 23(5) के अंदर, फैम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और वो ये कहती है कि 7 दिन से पहले इसको आप टेबल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 3 दिन की एक और हद मुकर्रर है कि आप 3 दिन से पहले इस पे वोटिंग नहीं करा सकते। तो आई बिलीव 7 डेज आर ओवर। मंडे को ये आई है, हमने मंडे को देखा है, मंडे को आई है, तो आज तो ये 5वां दिन है। आज 5वां दिन है। अभी ये क्वेश्चन मौजूद है बहरहाल। अभी जो हम बात करेंगे फ्राइडे का, जो आज का दिन इंपॉर्टेंट है वो है डिसोल्यूशन के लिए, क्योंकि आज का दिन वाज गिवन फॉर डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन के हवाले से पंजाब तो क्लैरिफाई नहीं कर चुका, लेकिन केपीके जो है काफी हद तक इस मामले में क्लैरिफाई कर चुका है कि अभी ये मामला नहीं होने जा रहा। पंजाब होगा तो वो होगा। और सत्यान खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि मामला अब जनवरी में जाते नजर आ रहा है। तो जिस तरह मैंने पहले बोला कि ये दोनों साइड की भी यही कोशिश है कि दूसरी तरफ 186 का नंबर पूरा करे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी 186 का नंबर लेकर थोड़ी सी जरा उनको भी पैनिक है। और इसके अंदर थोड़ा सा जरा कल वो फवाद साहब ने बात भी की है कि हमारे 5 बंदे उम्रे पे गए हैं। वो नहीं होगा। हाँ। वो 5 बंदों के अलावा भी बहुत सारे मामला, 5 बंदे गए हैं उम्रे पे? नहीं, एक बंदा बाहर है, एक नहीं, उसके 4 एक बंदे हैं, जो एक बंदा 2 बंदे उनमें से बाहर हैं, एक बंदा बीमार है, इस तरह करके 4 से 5 लोग हैं। सारे बंदे बाहर मुल्क से नहीं है। लेकिन मामला कुछ और है। मामला कुछ यूं है कि जिस तरह से जरदारी साहब यहाँ के बैठे हैं और जिस तरह से हमने पहले देखा कि कितने इजीली और कन्वीनियंटली मीडिया वाले भी अलाउ कर देते हैं कि ये व्हीलिंग डीलिंग, और सिंध असेंबली के अंदर जिस तरह मैंने इस्लामाबाद में देखा कि आपने नेशनल असेंबली को किस तरह कराया, या पंजाब के अंदर आपने 25 लोग 25 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो। आपकी इजाजत से कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं, तो मैं जरा उनसे भी बात करना चाह रहा हूँ। कंवर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप सुन पा रहे हैं हमें? कंवर साहब तक आवाज नहीं जा रही, जरा दोबारा कनेक्ट कीजिएगा जी। आप प्लीज अपनी बात मुकम्मल कीजिए। आप सवाल कर लें। मैं यही पूछ रहा था। आप एक तो जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से यहाँ पे एक जोड़ तोड़ का मलचल, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये बहरान तो बहरहाल एक पैदा हो गया, क्योंकि रात को आपने जब नोटिफिकेशन नहीं था, ऐसा लग रहा था कि नून लीग इसको शायद अवॉइड कर रही है, या जो ऑपोजिशन है पंजाब की अवॉइड कर रही है, लेकिन अवॉइड नहीं किया, नोटिफिकेशन तो आ गया। लेट्स सपोज अब मामला कोर्ट में जाना ही जाना, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। कोर्ट के लिए कितना मुश्किल है इस सारी सूरत हाल के अंदर से, जो इसकी आईनी तशरीह है, वैसे तो अदालत का काम ही है कि वो आइन की तशरीह करती है। ये सूरत हाल क्या विफाकी सूरत हाल की तरह, कौमी असेंबली की तरह ज्यादा गंभीर है, या आपके ख्याल में नहीं कोर्ट को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा? ये हम कोर्ट पे ही छोड़ते हैं कि किसके हक में होता है, लेकिन इसमें तशरीह में आपको क्या लगता है? जी, जब वो मैटर कोर्ट में जाएगा तो मैटर सब जुडिस होगा। अभी तो इट्स ओपन फॉर डिबेट। इसके अंदर बात बहुत सिंपल है। एक तो 1997 का केस है, मंजूर भट्टू साहब वर्सेस फेडरेशन का, उसमें केस है। वो देखते हैं कि उसको किस तरह से टेम्पलेट या लीगल प्रेसिडेंस के तौर पे कोर्ट लेती है या नहीं लेती है। दूसरी चीज, जो एक चीज बहुत कैटेगोरिकली क्लियर है कि 130 सबसेक्शन 7 के अंदर कोई टाइम की हद नहीं दी हुई, तो कहीं ना कहीं कोर्ट को या तो उसको डिफाइन करेगी या ओपन छोड़ देगी। अगर ओपन छोड़ती है तो मैंने आपको बताया फिर बहुत सारी पेचीदगियां आ जाएगी। तो ज्यादा इम्कान यह है कि शायद 10 दिन का टाइम, जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में रूल्स ऑफ बिजनेस में गिवन है, इसके अंदर भी 10 दिन का टाइम देकर दोबारा इसको मैटर को भेज दिया जाए कि चले अब ये आ गया है, मंडे से इसको कंटिन्यू करते हैं, 10 दिन के अंदर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाएं। इन द मीन टाइम इनकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए थी कि आप 10 दिन तक मामला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाएं, क्योंकि बहरहाल वो एक डेमोक्रेटिक मामला है, बहरहाल वो एक पार्लियामेंट्री मामला है, और अगर वो अपने 186 पूरे करने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर उसके अंदर एक और लीगल मैटर भी है। एक और लीगल मैटर ये है कि अगर ये चीफ मिनिस्टर गिरा भी लेते हैं और इनके पास 186 का नंबर नहीं है, और वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 186 ना हो लेकिन ज्यादा हो, तो वो रन ऑफ इलेक्शन के अंदर भी अपना चीफ मिनिस्टर ला सकते हैं। तो अभी ऑप्शन दोनों तरफ अवेलेबल है। ओके, कंवर साहब दोबारा आए हमारे साथ। कंवर साहब, आवाज आ रही है आपको?
जी आवाज आ रही है। थैंक यू फॉर स्टेइंग ऑनलाइन। हम ट्राई कर रहे थे लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा था। अच्छा कंवर साहब, तो आप सुन रहे थे, रमीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कवर करते हैं पार्लियामेंट को, सूबाई असेंबली को, ये हमें बता रहे थे डिटेल्स। लेकिन आप चूंकि कानूनी मामलात को बहुत अच्छे से समझते हैं और ये मामला उधर ही चला गया है जिस पे 3 दिन पहले आपसे हमारी बात हुई थी। जो पीटीआई है वो ये कहती है कि इस नोटिफिकेशन की कोई अहमियत नहीं है, खास तौर पे जब एक इजलास चल रहा है और अदम एतमाद लाई जानी है, एंड डी नोटिफाई ऐसे नहीं किया जा सकता चीफ मिनिस्टर को। दूसरी जानिब गवर्नर का जो लेटर है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो बता रहा है कि उसके अंदर क्या। आप कैसे देख रहे हैं जी, अब क्या होगा? देखा जी, असूली तौर पर जो वकला हैं या पार्लिमानी जो लीडर हैं उनकी अपने इंटरप्रिटेशन होती है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है जी कि आइन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो सुप्रीम है। ठीक है, वो उसके नीचे जितने एक्ट बनते हैं, रूल बनते हैं, रूल ऑफ बिजनेस बनते हैं, एडवाइजरी काउंसिल बनती है, वो सारी एक सानवी हैसियत है। गवर्नर की हैसियत है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और स्पीकर की है अपने सूबाई असेंबली का वो कस्टोडियन है। तो गवर्नर ने जब ये हुक्म दिया था कि आप अपना एतमाद का वोट हासिल करें, तो उस वक्त परवेज लाई साहब को चाहिए था कि अपना एतमाद का वोट हासिल करने के लिए स्पीकर को कहते हैं इजलास तलब कर लें। अब स्पीकर ने जाहिर है कि अपने जो कि लीगल एडवाइजर है उन्होंने जो राय दी, तो स्पीकर तो की हैसियत तो गवर्नर के सामने कोई हैसियत नहीं है। वो गवर्नर ने एक्शन लिया है आर्टिकल 130 का सब सेक्शन 7 और उसके बाद 109 और 126, उसमें तमाम इख्तियारात तो गवर्नर को दिए गए हैं। अभी गवर्नर ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर लिया और बता दिया कि उन्होंने काबिनेट जो है बरतरफ कर दी और वज़ीर आला को बरतरफ कर दिया, लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी ने भी नोटिफिकेशन कर दिया। अब ये सारी सूरत हाल ये नजर आ रही है कि अब जाएंगे हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट तो जाहिर है कि अपना इंटरप्रिटेशन देगी। और जैसे कि हमारे रमीज ने कहा है कि बात हो सकता है कि वो हाई कोर्ट ये कहे कि अब आज सरे 9 आप एतमाद का वोट हासिल कर ले, और वो टाइम भी दे सकती है 10 दिन का, 15 दिन का। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह थी कि इमरान खान की जो फिलॉसफी थी सूबाई असेंबली को तहलील करने की, वो खत्म हो गई। वो असल बात यही है कि उनको रोकना था कि किसी तरीके से सूबाई असेंबली। लेकिन कंवर साहब, आपको नहीं लगता कि सिर्फ उस डेडलाइन को या उस टाइम लाइन को पास करने के लिए जो गवर्नर साहब है उन्होंने प्रोसीजर को भी थोड़ा पास किया है? जी हाँ, गवर्नर साहब ने इस लिहाज से था कि ऐसा ना हो कि इमरान खान के जो दस्तखत किए हुए हैं अपने परवेज लाई साहब ने समरी के ऊपर, वो कहीं गवर्नर को ना भेज दें, फिर गवर्नर बाउंड हो जाता सारा असेंबली को डिसॉल्व करने के बारे में। तो तमाम वो रास्ता खत्म करने के लिए उन्होंने जल्दी में किया है। अभी इजलास भी नहीं हुआ, शो का नोटिस भी दे सकते थे गवर्नर साहब। गवर्नर साहब आर्टिकल 10A के तहत परवेज लाई को शो का नोटिस भी दे सकते थे कि आपने आपका एतमाद का वोट हासिल नहीं किया, आप उसकी वजह जारी करें। तो कई पहलू थे अभी गवर्नर के हाथ में कार्ड खेलने के लिए, लेकिन उन्होंने इसलिए कि ऐसा ना हो कि इमरान खान वो सबरी भिजवा दें और फिर वो गवर्नर साहब जो आईनी और कानून में उलझ जाएं। तो इस लिहाज से उन्होंने ये असेंबली बचाने के लिए जल्दबाजी में किया है। बाकी हमारी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इसकी इंटरप्रिटेशन करेगी। लेकिन बहरहाल परवेज साहब का जो था सियासी तैयारी। रमीज आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं कौन साहब? वैसा भी बताइएगा कि ये जो डी नोटिफाई किया है गवर्नर ने, इसमें उन्होंने आर्टिकल 22(7) का हवाला दिया रूल्स ऑफ बिजनेस के, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के 1997 के। तो उसके अंदर तो ये लिखा हुआ है कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब इलेक्शंस के जब उनको बोला जाए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लें तो उन पर यह हद अप्लाई होती है। यहां तो ये मैटर हुआ ही नहीं, यहां तो स्पीकर ने उसको प्रेजेंट ही नहीं किया। जी नहीं, स्पीकर साहब की बड़ी अहम बात यह भी हुई है कि स्पीकर ने इसको चिट चैट लिया है। स्पीकर साहब ने कोई जब उनको रूलिंग दिए गए थे तो गवर्नर के फैसले पर तो रूलिंग नहीं दे सकते, वो तो अपने अंदर की जो कार्रवाई होती है वहां रूलिंग देते। एक और बात की चिट चैट की, या रूलिंग देते तो सूबाई असेंबली का इजलास तलब करके वहां रूलिंग दे देते। अब वो एक फंक्शन में गए कि शादी के फंक्शन में, तो वहां उन्हें किसी साफी ने पूछा, उनका नहीं मैं रूलिंग दे दी है, वो इजलास नहीं हो सकता। उस रूलिंग की तो कोई अहमियत ही कोई नहीं है ना। वो तो सब अब ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूं कि आर्टिकल 130 सब सेक्शन 7 जो है वो ये परमिशन जो है ये स्पीकर को नहीं देता कि इस तरह से इसके ऊपर रूलिंग दे दे। लेकिन उसके अंदर मामला मैं जो आपसे जानना चाहूंगा वो ये है कि अभी तक जो पिछला गवर्नर साहब के साथ जो लेटर आया वो तो चार्जशीट किया उन्होंने स्पीकर को, और यहां पे भी जो आर्टिकल का हवाला दिया है सब सेक्शन 22 का 7, उसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर की है। तो अभी तक तो चीफ मिनिस्टर साहब इससे भागे ही नहीं, तो उन पे ये किस तरह से अप्लाई होता है और वो किस तरह से डी नोटिफाई होते हैं इस आर्टिकल के तहत?
नहीं, डी नोटिफाई कर रहे हैं, मतलब गवर्नर ने बहुत जल्दबाजी की है। जल्दबाजी की है तो उस में कर दिया। जब इजलास अभी इंतजार करते, एक और नोटिस भी दे सकते थे। तो इमरान खान की जो फिलासफी थी असेंबली डिसॉल्व करें, वो तो नाकाम हो चुकी थी। जब लाई के खिलाफ एतमाद का वोट हासिल करने के लिए बाकायदा दरखास्त जमा हो गई और स्पीकर ने भी एक्सेप्ट कर लिया। जनवरी के पहले हफ्ते बाकायदा हेयरिंग होनी थी। ठीक है कंवर साहब, थैंक यू वेरी मच। कंवर साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए, आपके एनालिसिस के लिए। इन लास्ट 20 सेकंड्स इफ यू लाइक टू सम अप दिस, आप किस जानिब जाता देख रहे हैं? आज का दिन कैसा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब हम सारे मुल्क को ये सोचना चाहिए क्या इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से हमारे लिए कोई हल अवेलेबल है। क्योंकि देखें, एक चीज अब सबके लिए समझने की है कि ये पहली बार है कि हमारा सिस्टम जो है 14वें साल में जा चुका है। इससे पहले हमेशा 10, 9, 8 साल के बाद डिक्टेटरशिप आ जाती है। तो अगर ये सिस्टम आगे जा रहा है और इसके अंदर मामला खराब हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है दिल पे जरा पत्थर रख के खराब हो लेने दीजिए। मामला इसी तरह से बेहतर होंगे। अगर बच्चा गिरता नहीं है, वो सीखता नहीं है, तो आगे ग्रो नहीं करेगा। तो सिस्टम अगर ग्रिडलॉक्स के अंदर आ रहा है और ये ग्रिडलॉक्स कहीं ना कहीं कानूनी कदगनों की वजह से हैं या कानूनी हदों की वजह से हैं, ये पेचीदगियों की वजह से हैं, तो इनको एक बार सॉर्ट आउट हो लेने दीजिए। इसके अंदर हर बंदे को जो पिंडी की तरफ देखने वाला जो मरहला है, ये खत्म करना पड़ेगा अगर हमने इसी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को, इसी सिस्टम को आगे लेकर चलना है, इसी पार्लियामेंटरी सिस्टम को आगे लेकर चलना है। और अगर हमने सिस्टम को यकसर बदलना है तो फिर बदल के नए सिस्टम की तरफ आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच रमीज, आप हमारे साथ मौजूद थे। नदीम चौधरी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे, वो भी हमें रिपोर्ट कर रहे थे। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। एंड देन विद दैट हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब भी मौजूद थे। सूरत हाल क्या है जी आपके सामने? बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वंस अगेन एज रमीज सेड कि अब जब सूरत हाल आगे बढ़ती है तो साथ साथ पिक्चर क्लियर होती जाएगी कि मामला जाता किस तरफ है। कंवर साहब का कहना है कि इसमें कुछ और भी ऑप्शंस मौजूद थे गवर्नर के पास, इंतहाई इकदाम की तरफ नहीं जाना चाहिए था। देखते हैं कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तो कोर्ट क्या फैसला करती है, आपको आगाह करते रहेंगे। ब्रेक लेंगे।